आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आज बात करने जा रहे हैं बदायूं की। बदायूं मामले में जैसा कि हमने कल बात की थी आपसे, एक आरोपी जो फरार था जावेद, आज वो गिरफ्तार हो गया है। बरेली में गिरफ्तार किया गया। बरेली से होते हुए पीलीभीत के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में था। इसने अपना एक वीडियो बनाया है ऑटो के अंदर, कहा है कि मैं निर्दोष हूं। वहीं परिवार के लोगों का कहना है कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए और पता किया जाए कि इसने बच्चों की हत्या क्यों की। जो नया अपडेट आया है उसके मुताबिक दोनों लड़के घर पहुंचते हैं, पैसे उधार मांगते हैं और उनकी दादी जो है जब पैसों के बारे में अपने लड़के से बात करती है तब तो कहता कि ठीक है, मैं ऊपर छत पे जा रहा हूं, जो ऊपर ब्यूटी पार्लर बना हुआ है, मैं वहां इंतजार कर रहा हूं। एक बच्चा पानी लेकर पहुंचा और उसकी वहां पे हत्या कर दी जावेद ने, इन दोनों लड़कों ने। उसके बाद दूसरा बच्चा चाय लेकर पहुंचा, उसकी भी हत्या कर दी। जब तीसरा बच्चा पहुंचा तो वो थोड़ा सा वहां से बच के भागने में कामयाब रहा। यह एक स्थिति है और उससे पहले ये जो हालात बने हैं ये बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की बात करें तो सरकार अपना काम कर रही है। राजनीति की बात करें तो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अब कितनी सिकी इनकी रोटियां ये तो जनता जानती होगी, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने फायदे के हिसाब से इसके अंदर अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। मानवीय संवेदनाएं खत्म हो गई, इंसानियत खत्म हो गई, सिर्फ और सिर्फ हैवानियत बाकी रह गई है। ऐसा लगता है आदमी आज भी आदिम युग में रह रहा है। वही कभी हम मॉब लिंचिंग देखते हैं, कभी हम अलग तरह का अपराध देखते हैं, टुकड़ों में काटकर कुकर में उबाल दिया जाता है। अलग अलग तरीके के हत्या करने के तरीके और मंशाएं हमारे सामने आ रही हैं, जो बताता है कि ये जो मॉडर्न आदमी है पैंट शर्ट पहनता है लेकिन इसका दिमाग आज भी हैवानियत से भरा हुआ है। एजुकेशन सिर्फ पैसे कमाने की है। आप चाहे डॉक्टर बन जाएं, एमबीए बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं या कोई भी तालीम ले लें, लेकिन आपके अंदर क्या है यह किसी को नहीं पता। आपकी सभ्यता या आपकी इंसानियत का रिश्ता आपकी तालीम से नहीं रह गया। तो आखिरकार इसके पीछे की जो वजह है वो क्या है? कौन है वो लोग जो बाकी के लोगों के दिमाग को नियंत्रित करते हैं, या वो क्या वजह है कि जो व्यक्ति ऐसा सोचता है? क्योंकि यह सवाल है परवरिश का। एक परवरिश जो परिवार करता है और दूसरी परवरिश जो समाज करता है। तभी मैंने कहा कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं। एक आदिम युग के अंदर ईगो आदमी के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। आप किसी से कोई बात कह दीजिए, तुरंत आदमी फायर हो जाता है और अपने अंदर एक ऐसी नफरत रखता है कि वो कहां आपसे बदला लेगा, कैसे बदला लेगा, आपको पता भी नहीं चलता। तो ये ईगो क्यों है और ये नफरत क्यों अंदर बैठ जाती है? क्या वजह है इस नफरत की? बहुत सारे सवाल हैं जो इस तरह की घटनाएं बताती हैं। इसी पे बातचीत करेंगे आज। राजनीतिक रूप से सरकार की क्या जिम्मेदारी है, और सरकार की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार जो है, जब आपके जनप्रतिनिधि समाज में आपसे वोट मांगने जाते हैं, जिन्हें आप सांसद विधायक चुनते हैं, तो उनकी क्या जवाबदेही है? वो भी समाज का हिस्सा है, वो भी समाज निर्माण में उनकी भी हिस्सेदारी है, भागीदारी है। तो वो कैसा समाज निर्माण कर रहे हैं, समाज के लिए कैसे कायदे कानून बना रहे हैं? क्योंकि जब आप यही समाज के जनप्रतिनिधि, आप कोई भी सामाजिक कार्यक्रम कीजिए, उत्सव कीजिए, या वहां पहुंचते हैं, वहां से मंच से खड़े होकर बोलते हैं, चाहे फिर वो धार्मिक का आयोजन हो या सांस्कृतिक आयोजन हो या राजनीतिक आयोजन हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज का फंक्शन हो,
ये वहां से खड़े होकर बोलते हैं और इनको कुछ लोग रोल मॉडल मानते हैं। रोल मॉडल सिर्फ फिल्म स्टार नहीं है, ये पॉलिटिशियन भी होते हैं। तो ये क्या संदेश देते हैं, क्या बोलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए वोट पाने के लिए और लोगों को अपनी तरफ लामबंद करने के लिए ये क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं और किस तरह का समाज के निर्माण कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए, अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए। ये भी तो समाज का हिस्सा ही है, ये भी समाज का निर्माण कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे इसमें। पॉलिटिकल एनालिस्ट अनिल गर्ग हमसे जुड़ेंगे इसमें। अनिल गर्ग साहब, आपका स्वागत है। कल भी आपसे हमने बात की थी इसी मुद्दे पर जी। मैं इसके अंदर हर तरह के एंगल तलाशने की कोशिश कर रहा हूं, सामाजिक भी और राजनीतिक भी। मैंने अभी तक इसके अंदर धार्मिक एंगल नहीं तलाशा है। मैं नहीं चाहता कि चीजें ऐसी हो जाएं कि जिससे कहा जाए कि भाई आपने धार्मिक रूप दे दिया इसको। तो क्या वजह है, हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं? क्या वाकई हम आदिम युग में हैं जहां पर एक जंगल राज हुआ करता था, या आदिम युग जहां पर अलग अलग कबीले टाइप हुआ करते थे और जहां का कानून ही अलग था? एक कानून वो है जो हमने बनाया सरकार के रूप में, संविधान के रूप में, आईपीसी, सीआरपीसी संविधान, और एक कानून वो है जो आदिम युग का कानून है। अजय जी, कानून का रोल वहां शुरू होता है जब आप समाज में रहने की कल्पना करते हैं जी। जब आप समाज को इस दत्ता बता देते हैं तो पर कानून बेबस हो जाता है, कानून बेकार हो जाता है, कानून की कोई महत्ता बचती नहीं। कानून अपनी जगह है। कानून तो किसी को जबरदस्ती आप 5 मिनट तक घूर के देखते हैं तो भी अपराध है, ऐसा कानून है जी। लेकिन जिसको ना खुद की परवाह है, ना सामने की परवाह है, ना समाज की परवाह है, ना रिश्तेदारों की परवाह है, ना परिवार की परवाह है, उसके लिए फिर कानून क्या करेगा? आपने अपने नेशन में कहा कि हम किस युग में जी रहे। ये बात तो ठीक है कि संवेदनाएं कम होती जा रही है। ये बात तो ठीक है कि लोगों को परस्पर जो एक लगाव होता था एक दूसरे से, वो खत्म होता जा रहा है। लेकिन अगर हम मुद्दे पे आए, बदायूं केस पे आए, तो ये बात तो बहुत पक्की है कि जिन्होंने जितने निर्ममता से इन्होंने हत्या की है तो उनका मनस बहुत पक्का था। ये कोई क्षणिक आवेश में लिया हुआ मामला नहीं है। ये कोई बात हुई, कोई लड़ाई हुई, कोई बात कहां सुनी और गुस्सा आ गया, गुस्से में ऐसा कर दिया, ये मामला नहीं है। गुस्से में आप 23 वार नहीं कर सकते, गुस्से में आप लगातार लोगों को नहीं मार सकते, गुस्से में आप एक बार तो कर सकते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद आपको रियलाइज हो जाता है कि आपने गलती की और आप हथियार डाल देते हैं। ये तो एक वहशी दरिंदा ही कर सकता है, ये तो मानसिक रूप से एक रोगी ही कर सकता है, या फिर ऐसा डेडिकेटेड आदमी जिसको एक मिशन पे, जैसे कि कहा जा रहा है उसने कहा मैंने अपना काम पूरा कर दिया, तो कोई मिशन पे भेजा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है जिसको इसके लिए बहुत कुछ पारितोषिक मिल रहा हो, बहुत बड़ा इनाम मिल रहा हो, बहुत बड़े काम पे, जैसे आत्मघाती दस्ता होता है ना, वैसा ही कुछ है। आपने कहा इसको धार्मिक रंग नहीं देना, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप किसी को ब्लेड भी मारते हैं, खून निकलता है, तो आपको अंदर खून देखते ही आपका दिमाग घबरा जाएगा। तो ये जो करने वाले लोग होते हैं, ये वो होते हैं जो खून देखने के अभ्यस्त होते हैं। चाहे वो जानवर का हलाल करते हो या उसको काटते हो, जानवर को काटते हो, जो भी ये काम करते हैं, जिनके लिए खून से एक साथ होना, खून को देखना, खून से हाथ रखना, जिनके लिए कोई नई बात ना हो। आप और हम अगर खून से वाकिफ नहीं हो तो ब्लड बैंक में जाते तो खून की स्मेल इतनी तेज लगती है कि वहां थोड़ी देर से ज्यादा बैठ नहीं पाते। तो मेरा कहना ये है, तो ये तो पक्की बात है कि ये वही लोग कर सकते हैं जिसको खून देख के उल्टी ना आती है, जिसको खून से ऐसा लगे कि खून का रोज का काम है। और ये भी बात ठीक है, ये वही कर सकता है जो खुद क्या बोलते हैं, जानवर को काट के खाता हो, तो वो किसी भी तरीके से खाता हो, हलाल करता हो, झटका करता हो, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी धर्म का एंगल नहीं देना चाहता, लेकिन ये है कि जो लोग जानवरों को काटते हैं वो यूज टू हो जाते हैं उनको काटने में, किसी को भी काट रहे हैं, फिर जानवर से इंसान में आने में कुछ देर नहीं लगती जी। तो ये भी एक संवेदनशील मामला है कि या फिर नॉन वेज खाने वालों को कह दिया जाए भाई कोई भी पब्लिकली रूप से कोई काटेगा नहीं, जो सिर्फ काम करने वाले लोग हैं वही काटेंगे, और वो भी अपने यहाँ काटेंगे, ताकि लोग खून से इतने चार ना हो जाए कि उनको खून देख के कोई फर्क ही ना पड़े जी। ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, जो अभी जावेद पकड़ा तो गया, अब जावेद पकड़ा गया तो आपको कम से कम ये तो पता लग जाएगा इसके पीछे दिमाग किसका था जी, दिल किसका था।
किसने इसको फाइनेंस किया, किसने इसको फैसिलिटेट किया, किसने इसको भागने में मदद की, किसने इसको छुपाने में मदद की, और किसका मोटिव क्या था, ये बहुत दिनों तक पर्दा नहीं रह सकेगा। जहां तक उनके घर वालों को सवाल है, देखिए घर वालों को अपने बच्चे प्यारे ही होते हैं, लेकिन घर वालों को सारा बात मामला मालूम भी है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं कुछ जरूरी भी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इंट्रोगेशन से पता लग जाएगा कि घर वालों का भी किसी कोई रोल है या नहीं है। मैं दो बातें यहाँ पे कहना जरूर चाहता हूँ। एक, ये आपसी रंजिश का मामला नहीं हो सकता जी, जैसे कि बीच बीच में प्रचारित होता है। दूसरा, ये क्षणिक आवेश में लिया हुआ, किसी गुस्से में लिया हुआ कोई ऐसा नतीजा नहीं हो सकता। ये बहुत ही सोचा समझा, जानबूझ के किया हुआ वेल प्लान डबल मर्डर है। बल्कि डबल मर्डर तो इसलिए कि तीसरा वो मर्डर कर नहीं पाएंगे, तो ट्रिपल मर्डर होता जी। जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ है। वो पैसा भी हो सकता है, साजिश भी हो सकता है, सांप्रदायिक रंग भी हो सकता है, राजनीतिक रंग भी हो सकता है। वो एक तहकीकात का मामला है। मुझे लगता है जावेद के पकड़े जाने के बाद अब जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। ठीक, आपने कहा कि ये आपसी रंजिश का मामला नहीं है, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही, किसी मिशन पे था। तो ये जो मिशन है, आपको ऐसा मतलब ये एक बहुत संवेदनशील शब्द है, मिशन पे था, तो आपको क्या लगता है, कुछ है आइडिया किस तरह का मिशन हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के हालात में हम जी रहे हैं? देखिए, मैंने पहले कहा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में रहते हैं, उनको लगता है समाज में अगर शांति रही, सांप्रदायिक सौहार्द रहा, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये उनका मिशन हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंटी सोशल तो है ही है, वो एंटी नेशनल भी होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ ठीक चला प्रदेश में और देश में, तो फिर उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी, उनके फॉलोअर भाग जाएंगे, उनको मिलने वाला चंदा बंद हो जाएगा, उनकी काम ही बंद हो जाएगी, उनकी दुकान ही बंद हो जाएगी, तो क्या करेंगे? तो अपनी दुकान चलाने के लिए वो कुछ न कुछ नया ऊपर छोड़ते ही रहते हैं। वो लोगों को कट्टरवाद का जहर भरते ही रहते हैं। तो कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा जिसमें कट्टरवाद, जिससे आपने कहा कि मैं एक बात मैं उस एंगल को छोड़ भी नहीं रहा। गर्ग साहब, मैं कह रहा हूँ कि एंगल कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन दो चीज मैंने आपको बोला, ये गुस्से में लिया हुआ कोई काम नहीं हो सकता कि किसी बात को गुस्सा आ गया और उसने ऐसा कर दिया, ये नहीं हो सकता। और आपसी रंजिश नहीं, ये दो चीजें नहीं। अगर आपसी रंजिश होती तो उसके घर में वो पैसे मांगने नहीं आता, और वो महिला जिसके बच्चों की मैं कुछ और मैं किसी और आपसी रंजिश में कोई ऐसे पैसे का लेन देन कर ही नहीं सकता। ठीक है, मैं कुछ और समझना चाह रहा हूँ गर्ग साहब। जैसे हमने एक दौर देखा था जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद का, कि लोकल जो वहाँ के लड़के थे वो जो है आतंकवाद में शामिल हो गए थे। दो तरह के आतंकवादी हैं, एक तो वो हैं जो अपने देश के अंदर ही हैं, जो अलग अलग घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो और उनको भरा जाता है सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, यहाँ के समाज के खिलाफ। एक वो हैं जो बाहर पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से आते हैं, उनको हम अलग तरीके से देखते हैं, कार्रवाई करते हैं। हमें वो 9/11 का घटना भी याद है, उससे पहले 2001 में भी एक बार हमला हुआ था, उसको भी घटना में याद है। तो हम जो समझ पा रहे हैं, क्या हमारे ही देश के अंदर अब अलग तरह के लोगों की एक फौज तैयार कर दी गई है, और जो जिन्हें कभी भी एक्टिव कर दिया था, मतलब ये एक तरीके से स्लीपिंग सेल्स हैं जिन्हें कभी भी एक्टिव किया जा सकता है। जो आपने स्लीपर सेल की बात की ना, स्लीपर सेल बहुत है पूरे देश भर में। उनका माइंड सेट किया हुआ है इस तरह से कि वो लोग कभी भी तब तक स्लीपिंग मोड में रहेंगे जब तक उनको एक्शन के लिए बोला जाए। जैसे ही एक्शन के लिए बोला जाएगा वो एक्शन करते हैं। जब तक वो स्लीपिंग मोड में रहते हैं, आपके हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, नहीं पता लगेगा कि ये ऐसे घटना कर सकते हैं। लेकिन वो सारे के सारे पेड भी होते हैं। उनको सबको जब वो स्लीपिंग मोड में होते हैं तब भी पैसे मिलते हैं। दोनों चीज साथ चलती है, पैसा और ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश करने वाले कौन है ये हम सबको मालूम है। जो देश के दुश्मन है वो ब्रेन वॉश करने में मास्टर भी होते हैं, कुछ भी कह के। नहीं तो आप मुझे बताइए, अपनी जान के बदले में कोई पैसा लेना पसंद करेगा क्या? आतंकवादी बनना पसंद करेगा क्या? अपनी जान से बदले में कुछ भी मिल जाए तो क्या फायदा? लेकिन ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आतंकवादी है, जो अपने ऊपर बम बांध करके विस्फोट करते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? तो वो सारे के सारे ब्रेन वॉश किए लोगों से उनको समझा दिया जाता है कि आपको जन्नत का रास्ता मिलने वाला है और आपके घर वालों को भरपूर पैसा मिलने वाला है। उतना पैसा मिलने वाला है जितना आप 10 जन्म में नहीं कमा के दे सकते थे। तो आपके घर वालों की सुरक्षा की गारंटी होगी, उनकी वित्तीय समस्या की खत्म होने की गारंटी होगी, और आपकी जन्नत का रास्ता खुल गया। और इसलिए फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। उनको लगता है जब तक जिंदा रहेंगे, ऐश करेंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। इस तरह के ब्रेन वॉश किए जाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, ब्रेन वॉश करने वाला तो गुनाहगार है ही है, ब्रेन वॉश होने वाला गुनाहगार ही है। जो ब्रेन वॉश कर रहा है और जो उनको फैसिलिटेट कर रहा है, जो उनको लॉजिस्टिक मुहैया करा रहा है, कोई रहने की जगह दे रहा है, कोई गाड़ी दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, वो लोग भी उतने ही गुनाहगार है। उनको भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे
जिनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जिनको बता दिया जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ तो बहुत बड़ा दुर्व्यवहार होता है, और जो भी है आपने को इन लोगों को मारना ही हमारे लिए जन्नत का रास्ता है, और ये मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। जी चलिए, हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और डॉक्टर बीपी त्यागी भी जुड़ेंगे हमसे, उनसे भी थोड़ा समझेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर। गर्ग साहब, जैसे कि अभी बात हो रही है, हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म और पैसा, यानी कि इनकी गरीबी को जो है एक तरह से इनकैश किया जाता है, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग हैं तो जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, ज़रूरतें हैं, और तो क्या इसके लिए जैसे पैसे की बात कर रहे हैं तो बेरोजगारी और महंगाई, यदि लोगों के पास रोजगार होगा और पैसा इतना होगा कि अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, तो शायद इस तरह के बहकावे में ये लोग नहीं आ पाएंगे, इनको इतनी आसानी से तैयार नहीं किया जा सकेगा। ऐसा कुछ है क्या, या फिर अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है? अजय जी, अगर गरीबी ही अपराध करने का मुख्य कारण होता तो जितने लोग गरीब घूम रहे हैं ना, सड़क में भिखारी है, और जो लोग अभी 80 करोड़ जनता को, जिनको भी राशन मिल रहा है गरीब लोगों को, वो सारे के सारे अपराधी बन जाने चाहिए थे। गरीबी कभी अपराध का करता, गरीबी उसको एक्सलेट कर सकता है आपके अपराध को। अगर आपके मन में अपराध मनोवृत्ति है, उसमें सहायक तो सिद्ध हो सकता है। आपको लगता है आपके पास जाने के लिए कुछ नहीं, तो चलो देखो जो भी है, जिएंगे तो ठाट से जिएंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, हो सकता है। लेकिन अपराध का कारण स्रोत मुख्य स्रोत नहीं होता। मुख्य स्रोत होता है उनका ब्रेन वॉश करना, उनके मन के अंदर जहर भरना, उनको उकसाना, उनको समझाना कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसके कारण वो लोग हैं जिनको तुम्हें मारने जाना है। ये ब्रेन वॉश जो करते हैं देश के दुश्मन, मुख्य कारण वो है। उसके साथ थोड़े सेकेंडली होता है पैसा। फिर पैसे, उनको इतना पैसा दे दिया जाता है, उनको ये भी समझा देते हैं अगर तुम हमारे कहने से अपनी जान निछावर करोगे तो तुम्हारे घर वाले ऐश करेंगे जितने ऐश तुम नहीं करा सकते, तो वो भी एक कारण बन जाता है। उनको लगता है चलो हम नहीं कर सकते। जिनके पास जाने के लिए बहुत कुछ होगा ना, तीसरी बात, ऐसे आपको बहुत पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे जिनके पास पैसा भी है, बहुत बड़ी डिग्री भी है, अच्छे घरों में भी रहते हैं, वो भी ऐसे अपराधों में मिल जाएंगे, क्योंकि ब्रेन वॉश उनका भी हो चुका है। आप मुझे बताओ, जब 9/11 की बात कर रहे हैं, जो लोग ने प्लेन उड़ाया और प्लेन को सीधे ठोक दिया टावर में, वो लोग क्या पढ़े लिखे नहीं थे? वो सारे के सारे इंजीनियर थे, सारे अच्छे घरों से थे, वेल एजुकेटेड थे, उनके पास पैसा भी था, लेकिन उनके साथ क्यों अपराध किया उन्होंने? क्योंकि उनका ब्रेन वॉश हो चुका था। उनको लग रहा था यही एक उनकी आखिरी मंजिल है। तो इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। जब इस तरह की कोई बात होती है तो कोई ना कोई मोटिव तो है ही ना। और वो मोटिव क्या हो सकता है? देखिए, इस लोगों को मारने का रंजिश इसलिए मैंने कहा नहीं हो सकती कि इतने मजदूर समझते कि मुसीबत में पैसे मांगने गया, उसके घर वाले देने को तैयार हो, ऊपर से चाय और पानी भी पूछ रहे, तो रंजिश नहीं हो सकती। दूसरी बात, ये बहुत बड़ा घर नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं है, तो कोई ऐसा मोटिव भी नहीं कि लूटना चाहते थे और साथ ही लूट के हम कुछ ले जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या मोटिव हो सकता है? इतना ही मोटिव हो सकता है कि किसी ने किसी को इनको डेप्यूट किया, इनको काम पे लगाया, देखा कि कौन उनके घर में एक्सेस कर सकता है, आसानी से घुस सकता है, उनको ढूंढा और उनका ब्रेन वॉश किया, उनको पैसे भी दिए होंगे, उनका ब्रेन वॉश भी किया होगा, उनकी सुरक्षा की गारंटी भी ली होगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये बात हमारी हो गई, नहीं ये बात हमारी हो गई। ब्रेन वॉश किया, सब कुछ किया, मिशन पे थे, तो अगर इन्होंने ऐसा किया भी बच्चों को मारकर, तो क्या मैसेज इन्होंने देना चाहा? क्या मैसेज हो सकता है अगर हम उसको डिकोड करें? ये एग्जीक्यूटर लोग हैं साहब, मैसेज देने का काम ही नहीं था इनका। काम था एक्शन लेना, एग्जीक्यूट करना, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। मैसेज देने का काम, मैसेज किसको क्या देना, ये देने का काम उन लोगों को जिन्होंने लोगों को डिप्यूट किया होगा। एक बात। हाँ, एक और एंगल है जिसको अपन अभी बात नहीं कर रहे। एक हो सकता है ये मानसिक विकृति के लोग हो, ये हो सकता है, जिसकी एक बार चर्चा भी चल रही थी कि इनके बच्चे बार बार डेथ हो जाती थी तो किसी तांत्रिक ने सलाह दी। ये वैसे बहुत छोटा और कमजोर एंगल है, लेकिन इस एंगल को भी मैं नकार नहीं रहा। ये मानसिक विकृति के लोग हो, इनको लग रहा हो कि शायद तांत्रिक ने जो बोला है या किसी ने भी हमें समझाया है, ये हम कर डालेंगे तो हमारा बच्चा जिंदा रहेगा। लेकिन उनको ये तो समझ में आना चाहिए साथ साथ, किसी को मारोगे तो तुम खुद जिंदा नहीं रहोगे, तुम्हारे बच्चों को तो नंबर ही नहीं आएगा। तुम्हारे बच्चे तब पैदा होंगे जब तुम जिंदा रहोगे। अगर तुम किसी को मारोगे तो तुम्हारे जिंदा रहने की गारंटी कैसे हो सकती है? और ऐसे वो साजिद मारा भी गया। तो ये एंगल बहुत कमजोर है, लेकिन इसको भी मैं बिल्कुल नकार नहीं रहा। मतलब हम अभी किसी भी नतीजे पे अभी पहुंच नहीं सकते जब तक कि पता ना चले आखिरकार क्या है। और मुझे लगता है बहुत दिनों की बात नहीं है अजय जी, ये जावेद पकड़ा गया है तो ये 1-2 दिन के अंदर ये बात साफ हो जाएगी
क्योंकि जावेद कितना भी कहे मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है, वो दोनों एक साथ गए थे। जावेद ने पहले पहरेदारी की, जावेद बाद में अंदर भी गया, दोनों एक साथ भागे। और जावेद का अगर कसूर नहीं होता तो जावेद इसके भागने की जरूरत नहीं थी। जावेद जब वो घटना को अंजाम देना, जावेद को उसका विरोध करना था। तो जावेद पूरी तौर से इस घटना में लिप्त है। उनके घर वालों को ये कह रहे हैं कि साजिद ने किया, जावेद ने नहीं किया होगा, ये नहीं हो सकता। उनको मालूम है साजिद मर चुका है, तो जो बच्चों का उसको बचा लो, तो सारा दोष साजिद में मर दो। ऐसा हो नहीं सकता। दोनों बराबर के अपराध में शरीक रहे हैं, दोनों ने बराबर मिलकर अपराध किया और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी जावेद को। लेकिन उससे पहले इसके पीछे कौन लोग हैं उसको जानना और उनको भी सजा देना बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल सही बात है कि ये कोशिश हो सकती है, इसीलिए बार बार उनके मानसिक रूप से विकृत होने के बारे में कहा जा रहा है, या उनको अलग तरीके से तांत्रिक के बहकावे में आके कहा जा रहा है कि होशो हवास में नहीं थे वो अपने पूरी तरीके से। इसलिए उनका मतलब एक जो प्री प्लान जो मर्डर होता है उसकी बजाय उसको एक अलग तरीके से मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं, ये हार्ड और प्री प्लान वेल एग्जीक्यूटेड डबल मर्डर है। इसमें कहीं कोई शक और सुबह की गुंजाइश नहीं है। जी, चलिए अगर इसको पॉलिटिकली देखें, उत्तर प्रदेश की सियासत में इससे पहले भी जो है बदायूं में दो बहनों को जो है मार के लटका दिया गया था। और उनका जिस तरीके से रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट कह रही थी कि उन लड़कियों का बलात्कार हुआ, चचेरी बहनें थी, और जिस पे फिल्म भी बनी थी आर्टिकल 15, अगर आपने देखी हो। आर्टिकल 15 जी, आर्टिकल 15 बना था जी। तो ये इसमें अगर पॉलिटिकल एंगल देखे तो मैंने अखिलेश जी का बयान सुना है, राम गोपाल जी का बयान सुना है, मैंने शिवपाल यादव का बयान सुना है, मैंने यहाँ की जो सांसदा है जी मित्रा मौर्य उसका भी बयान सुना है। इन चारों का बयान राजनीतिक बयान है। इनका समाज की ऐसा लगता है कि ये बयान देते हुए समाज में संवेदनशीलता इसको पूरी तौर से इग्नोर कर दिया है। एसपी और बीजेपी दोनों के नेताओं ने संवेदनशीलता को परे रख के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपना बयान दिया है। मुझे लगता है उनके बयानों पर तो गंभीरता से बात भी की जाए वो भी बेकार है। जी, चलिए हमारे साथ में बलराम गुप्ता जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बलराम जी, ये जो एक बदायूं वाले मामले पे इतना ज़्यादा राजनीति करना, बयानबाजी करना, जबकि ये बहुत संवेदनशील मामला है, दो बच्चों की जान चली जाती है, तीसरा बच जाता है, उसके अंदर हम कोई भी ऐसा एंगल नहीं तलाशना चाहते, लेकिन हम सिर्फ समझना चाहते हैं कि हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं। क्या हम वाकई आदिम युग में रह रहे हैं जहाँ पर इंसानियत नहीं है, संवेदनाएं नहीं है, कुछ नहीं बचा, सिर्फ हमारा अहम, हमारा घमंड, हमें क्या बुरा लगा और किस बात को लेकर, या कोई ऐसा माइंडसेट हो गया है हमारा, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मतलब एक क्रिमिनल का माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहा हूं, और उसके ऊपर राजनीति। देखिए अजय जी, ये जो एक बहुत ही दुखद और निंदनीय और घटना हुई है, ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आती है। और ऐसे मसलों पे, ऐसे मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी किसी भी राजनीतिक समझ के साथ इस पे कोई बात करना पसंद नहीं करती। इसमें क्लियर है, जो भी अपराधी हैं उनको जो कानूनन सजा बनती है वो सजा दी जाए। और ये किसी भी समाज में हो, किसी भी प्रदेश में हो, देश के किसी भी हिस्से में हो, या दुनिया के भी किसी भी हिस्से में हो, ऐसे जघन्य अपराध को कहीं भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। और ऐसे मुद्दों पे जो लोग राजनीति करते हैं वो निश्चित तौर पे समाज को गलत संदेश देने का काम करते हैं। ये राजनीति का कोई मुद्दा ही नहीं है, ये एक अपराधी प्रवृत्ति और एक अपराध है। कोई अपराधी के पक्ष में कोई राजनीतिक बयानबाजी कैसे हो सकती है? समाज आज जो रास्ते पे चल निकला है जी, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि जो हमारे बड़े दिखाते हैं जी, कहीं ना कहीं ये होता है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने के लिए जो लोग बात करते हैं
मैं तो नहीं समझता हूं कि वो देश को कहीं सही दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सदैव प्रेम, भाईचारा, अमन, शांति, देश के विकास के लिए बात करती है, काम करती है। जब से देश आजाद हुआ, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक नेता जी देश को किस तरीके से गुलदस्ते के रूप में सजो कर चलने के लिए जी काम करता रहा है, ये देश में देखा है और दुनिया ने भी देखा है जी। बात अब ये आती है कि जो नफरती माहौल हमारे देश में कहीं ना कहीं पनप रहा है, उसका भी खामियाजा हम ही आपको भुगतना पड़ता है। ठीक, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत ही नपे तुले और संतुलित शब्दों में अपनी बात को रखा और पार्टी के पक्ष को रखा। ये एक स्वागत योग्य कदम है आपका। और आपने कहा कि नफरती जो माहौल है उससे बचना चाहिए और नफरत के माहौल को कम करने की जिम्मेदारी हमारे समाज के ऊपर ही है और समाज के अंदर तथाकथित बाबाओं के ऊपर भी है। जैसे कहा गया कि भाई बच्चे नहीं हो रहे थे तो उनको किसी ने कुछ सलाह दे दी होगी, ऐसा कुछ कर लीजिए। अब आप ये देखिए, मैं नहीं कहना चाहता लेकिन आप 90% ऐसे बाबा मिल जाएंगे जो कम पढ़े लिखे हैं। समाज में क्या विजन लेके जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। मैं बड़ा दुख होता है मुझे कि यदि ऐसे कम पढ़े लिखे लोग या गरीब लोग धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर उन पर भरोसा करके अपने जीवन का ऐसा फैसला कर लें या इनका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जाए। और जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं वो तो बहुत ही पढ़े लिखे लोग होंगे, उन्हें पता होगा वो क्या कर रहे हैं। और अलग अलग ऐसी वर्कशॉप चल रही हैं ब्रेन वॉश करने वाली। तो इस पर एक रोक लगने की जरूरत है और सरकार इस पर सख्ती से कार्रवाई करे जहां पर ऐसे लोग तैयार किए जा रहे हैं। अजय जी जी, मेरा निवेदन है, आप जो शब्द इस्तेमाल करें कि ऐसा बाबा जी के धार्मिक गुरु शब्द इस्तेमाल करिए, क्योंकि बाबा कहने से ऐसा लगता है कि पार्टिकुलर नहीं, आप सिर्फ एक धर्म के कहने वाले और नहीं कह रहे हैं। चलिए धर्म गुरु की बात कर लेते हैं। हो जाएगा, नहीं धर्म गुरु की बात कर लेते हैं, कोई नहीं कर पाएंगे ना। हाँ चलिए धर्म है कि आप बोले कि जो कम पढ़े लिखे धार्मिक गुरु है, जो वही मेरा कहने का मतलब वही है, वो ज्यादा सही उचित रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। नहीं वही है मेरे कहने का मतलब, जो कम पढ़े लिखे धार्मिक गुरु है, मेरा उन्हीं की तरफ इशारा है। जो छोटे छोटे जो हिंदुओं के गुरु बाबाओं को कहा जा रहा है, नहीं जो छोटे छोटी जगह बैठे हैं और जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पे, सही शब्द है जो धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, हाँ जो वही चीज है ना, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके खिलाफ सरकार को काम करना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए, है ना। और ऐसी जो ब्रेन वॉश करने की जो वर्कशॉप चला रहे हैं उनके खिलाफ सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से संप्रदाय से आते हो। सरकार को सख्ती से काम करना चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे लोग यदि रहेंगे तो जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, लोगों का खुशहाली नहीं रहेगी, क्योंकि हम सभी खुश रहना चाहते हैं और जीवित रहना चाहते हैं। आप ये देख लीजिए, एक छोटी सी चींटी भी जिंदा रहना चाहती है। जब वो जिंदा रहना चाहती है, हम तो इंसान हैं, मनुष्य हैं, और इनके साथ अगर ऐसा खिलवाड़ हो तो ये अच्छा नहीं लगता। इसके लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अपना कीमती समय दिया और इतनी इम्पोर्टेंट चर्चा में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, थैंक यू सो मच। जवाब देना पड़ेगा हमें। तो ये बदायूं का मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिरकार हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं, हमें किस तरह के समाज का निर्माण करना है, जहां पर अमन हो, चैन हो, खुशहाली हो और लोग अपने जीवन को एंजॉय कर सके। ये फैसला आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज़।